हेलो फ्रेंड्स, नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के ज्योग्राफी के जो है 15 क्वेश्चनों की। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और एसएससी बार बार अपने क्वेश्चनों को रिपीट करता है, तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगर आप प्रीवियस ईयर के ये सारे क्वेश्चंस करके जाते हैं तो मोस्टली ऑफ द क्वेश्चंस जो है इसमें फंसने के चांस रहते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में सबसे दक्षिणी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जैसे ही मैंने भारत के दक्षिणी बंदरगाह की बात की तो आपके दिमाग में पूरा मैप आ जाना चाहिए कि आंध्र प्रदेश किस जगह पे है, तमिलनाडु किस जगह पे है, केरल किस जगह पे है और तेलंगाना किस जगह पे है। अगर आपको उसका सही आंसर आ रहा होगा तो आप जान पा रहे होंगे, तो इसका मतलब आपने सही से मैप पढ़ा है। मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाता हूँ इसमें कि कहाँ पे जो है तमिलनाडु है और कहाँ पे इसका केरला है, कहाँ पे आंध्र प्रदेश है। देखेंगे आप, ये देखिए तमिलनाडु ये नीचे है, ये तमिलनाडु दिखाई दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा दक्षिणी क्या है? तमिलनाडु है। केरला ये आपका यहाँ तक रह गया, आंध्र प्रदेश ये है और तेलंगाना का बॉर्डर आपका नहीं लगता है। तेलंगाना का कोई भी कोस्टल एरिया नहीं है, तेलंगाना एक लैंडलॉक्ड जो है स्टेट है। लौटते अपने वापस पे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। सही आंसर इसका तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व? भूपर्पटी इन द सेंस ऑफ, यहाँ पर भूपर्पटी का सेंस है क्रस्ट, जो ऊपर वाली लेयर है, जो ऊपर वाली लेयर है उसमें कौन सा तत्व जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन। अब हम इसमें देखेंगे और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। एसएससी मोस्टली ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है फैक्ट वाइज, पर ये क्वेश्चन रियली में ज्योग्राफी में काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप इसे सही से अगर आप इसे देखोगे तो इसका इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जब आप देखते हैं तो ऑक्सीजन 46.1% जो है क्रस्ट में पाया जाता है। और ऑक्सीजन का रसायन सूत्र जैसे आप बताइए O2, जिसे डाई ऑक्सीजन भी कहा जाता है। कभी कभी ऑप्शन में ऑक्सीजन ना लिख के डाई ऑक्सीजन आ जाता है या O2 लिख के आ जाता है, तो आपको अगर वहाँ साइंटिफिक नेम नहीं बताया, उसको नहीं बताया कि ऑक्सीजन को डाई ऑक्सीजन भी कहा जाता है, तो आप इसमें कन्फ्यूजन हो जाएंगे। भूपर्पटी में दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में जो खनिज पाया जाता है वो सिलिकॉन पाया जाता है। तो मोस्टली ऑफ द जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कन्फ्यूजन रहता है कि सिलिकॉन होगा या ऑक्सीजन होगा, तो सिलिकॉन दूसरे नंबर पर पाया जाता है। और अब अगर सबसे अधिक की बात मात्रा होता है, सबसे प्रचुर मात्रा में हो रही बात, तो ऑक्सीजन की बात हो रही है यहाँ पे। और इसके बाद सिलिकॉन, अगर इसमें ऑक्सीजन नहीं है और ऑप्शन में सिलिकॉन है सिर्फ, तो फिर सिलिकॉन हो जाता है। जैसे सिलिकॉन के बारे में सिर्फ आपको बता दूं, सिलिकॉन का जो है सिंबल है वो ऐसा ही होता है और ये एक उपधातु है जो पृथ्वी की भूपर्पटी में दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है और भूपर्पटी का द्रव्यमान का 28% है। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर चिप्स के निर्माण के लिए सिलिकॉन की आवश्यकता जो है होती है। जैसे हम लोग कहते हैं सिलिकॉन वैली, जैसे ताइवान को सिलिकॉन वैली कहा जाता है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा सिलिकॉन की जो है ये जो चिप वगैरह बनते हैं, ये सारे जो आजकल कंप्यूटर्स में या लैपटॉप्स में जो भी चिप्स इस्तेमाल होती हैं, तो उसके लिए उपयोग होता है। पृथ्वी की पपड़ी में तीसरा सबसे प्रचुर मात्रा में जो तत्व है वो कौन सा है? एल्युमिनियम। यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि एल्युमिनियम जो है पृथ्वी की जो ऐसा कौन सा मेटल है जो पृथ्वी की क्रस्ट में या भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वो कौन सा है? तो वो आपका एल्युमिनियम आपका ऐसा जो है मेटल है। एल्युमिनियम के बारे में थोड़ा बता दूं, एल्युमिनियम इसका Al कहते हैं इसे। भूपर्पटी के द्रव्यमान से इसका 8.1% के साथ पृथ्वी की भूपर्पटी में तीसरा सबसे प्रचुर तत्व है। और मेटल के बारे में अगर कहेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि भूपर्पटी में सबसे अधिक कौन सा मेटल पाया जाता है, तो वो एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम, ठीक है। इस क्वेश्चन से अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से किन कारणों से विशाल बांधों के निर्माण का विरोध किया गया है? अब बात करेंगे। वे लागत प्रभावी नहीं है, वन बिजली उत्पादन में कोई सहयोग नहीं, शारीरिक श्रम,
का अभाव, किसानों और आदिवासियों के बड़े पैमाने पर विस्थापन। निम्नलिखित में से किन कारणों से विशाल बांधों के निर्माण का विरोध किया गया है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कारण दिए गए हैं नीचे ऑप्शन, उनमें से किन कारणों से जो है निर्माण का जो आपका बांध बनता है उसके निर्माण का विरोध होता है। तो मोस्टली इसमें क्या होता है कि जहाँ पे भी बांध बनते हैं, बांध बनने के लिए स्पेसिफिक एक जगह चाहिए होती है जो जहाँ पर पानी स्टोर होने की मतलब थोड़ी संभावना रह सके, ठीक है। तो और खास बात है कि जहाँ नदी होगी उसके आसपास जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि मोस्टली आदमी कहाँ रहना पसंद करेगा? जहाँ पानी होगा, जहाँ पानी अच्छा होगा वहाँ खेती अच्छी होगी, और तो वहाँ लोग का घनत्व होता ही है। तो अगर इसमें तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से अगर आप सही से देखोगे तो आपको साफ से पता चलेगा कि किसानों और आदिवासियों के बड़े पैमाने पर विस्थापन। जब भी कोई बांध बनता है या कहीं कोई इस तरीके का चीज़ बनती है तो वहाँ पे लोगों को विस्थापन किया जाता है। जैसे अगर आसपास जो नदी के आसपास किसान और आदिवासी रह रहे हैं, अगर वहाँ पे बांध बनेगा तो वहाँ पानी स्टोर होगा, पानी स्टोर होगा इसका मतलब वो लोग वहाँ रह ही नहीं पाएंगे, तो उन्हें वहाँ से विस्थापन करना पड़ता है। तो कोई है, हम हैं, आप हैं, कोई भी, अगर किसी का भी घर उससे छीना जाएगा तो वो उसका विरोध करेगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। कोई भी व्यक्ति, कोई भी हो, अगर उसका घर उससे छीना जाएगा तो वो उसका विरोध करेगा, चाहे उसके जो है दूरगामी परिणाम कितने भी अच्छे क्यों ना हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? ये क्वेश्चन काफी इजी है, अगर आप इसे सही से पढ़ेंगे तो नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, और इसी बांध के ही पास विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति भी है। अभी तक आपने देख लिया होगा कौन सा, अदिया बांध, हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर बांध या टिहरी बांध। नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, और सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, और ये आपके गुजरात में है, और इसी के पास में आपके जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति विश्व की बनी है। अब नर्मदा नदी के ऊपर बात कर लेते हैं। नर्मदा नदी आपकी अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। और हिरण, तवा, शक्कर इसकी सहायक नदियां हैं। यह एक डेल्टा नहीं बनाती है नदी, ये नदी जो है आपका डेल्टा नहीं बनाती, ये एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी। और ये आपका अरब सागर में गिरती है, ये नदी उल्टी बहती है और ये अरब सागर में गिरती है। और बहुत ज़्यादा नर्मदा नदी से यही क्वेश्चन आता है कि इस पर कौन सा बांध है और ये किन दो पहाड़ों के बीच में जो बहती है। ये एक ऐसी नदी है जो अभ्रंश घाटी, दो पहाड़ियों के बीच, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से बहती है। और इस नदी की खास बात है कि ये बंगाल की खाड़ी में ना गिर के अरब सागर में जो है ये गिरती है, और वहीं पे ये जो है एस्चुरी बनाती है, ना कि डेल्टा बनाती है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? सही क्वेश्चन है, अगर आपसे देखेंगे तो जास्कर श्रृंखला, लद्दाख श्रृंखला, पूर्वी काराकोरम श्रृंखला या धौलाधर श्रृंखला। इसका सही जवाब है जास्कर श्रृंखला। सही जवाब क्या है इसका? जास्कर श्रृंखला। जब हम इसकी बात करते हैं, जो जोजिला दर्रा है यह भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की जो है जास्कर श्रृंखला है उसमें स्थित है। श्रीनगर से लेह जाने का सड़क मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। इसे सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। और अगर जोजिला दर्रा या इस तरीके के दर्रे अगर आप जो है आपको सही से नहीं याद हो रहा है या इसका ट्रिक्स नहीं हो रहा, तो इसके कुछ ट्रिक्स आते हैं। जैसे अगर हम ट्रिक देखें तो जैसे एक ट्रिक जैसे मैंने बनाया है, कल जाना पड़ेगा देश से, तो का से काराकोरम, जा से जास्कर, डा से धौलाधर या सा से शिवालिक, ठीक है। और बाकी सिक्किम, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग जो है, जैसे सिक्किम में आपका नाथुला दर्रा है, ठीक है, और जेलेपा दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में आपका रोहतांग दर्रा है, सिपकिला दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश में आपका दीपूला या लिखापानी, इस तरीके के दर्रे हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? अगर आपने इसको सही से पढ़ा है तो आपको एक मिनट में ध्यान आ जाएगा कि किस नदी पर स्थित है।
सतलज, रावी, झेलम, चिनाब, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल बांध एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है और पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। भाखड़ा नागल जैसे नाम से ही पता चलता है, ये दो बांध हैं थोड़े थोड़े पास में, तो ये सम्मिलित उनका जो है बनाया गया। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे है? सतलज नदी पे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा। यह भारत का सबसे ऊंचा सीधा गुरुत्वाकर्षण बांध है जिसकी ऊंचाई लगभग 207.26 मीटर और यह 168.35 किलोमीटर तक चलता है। मतलब 168.35 किलोमीटर तक ये लंबा है और ऊंचाई की बात करें तो 207.26 मीटर इसकी ऊंचाई है। रंजीत सागर बांध जिसे स्थानीय रूप से दीन बांध के रूप में भी जाना जाता है का निर्माण किस नदी पे? रावी नदी पर किया गया है। और सलाल बांध चिनाब नदी पे। ये और दो चीजें हैं कि जो रावी नदी पे है, रावी नदी पे कौन सा बांध है आपका? रंजीत सागर बांध। कौन सा है? रावी नदी पे कौन सा है आपका? रंजीत सागर बांध। और सतलज क्या कहते हैं, सॉरी, चिनाब नदी पर जो है वो कौन सा बांध है? सलाल बांध। चिनाब नदी पे कौन सा है? सलाल बांध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि पश्मीना ऊन का एक प्रकार है जो भारत के किस राज्य में पहली बार बुना गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप इसको देखेंगे तो अब पश्मीना ऊन की जैसी बात हो रही है तो पश्मीना सबसे ही समझ में आ रहा है कि ये कश्मीरी वर्ड्स है। पश्मीना कैसा शब्द है? आपको कहीं ना कहीं इसमें झलक रहा है कि ये कश्मीर से रिलेटेड है थोड़ा बहुत। ठीक है, पश्मीना एक उत्तम प्रकार का ऊन है जिसे पहले जम्मू और कश्मीर में बुना जाता था। कहाँ पर बुना जाता था? जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, और जिस तरीके की ऊनी कपड़े की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर अगर चारों स्टेट्स में आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा ठंडा कौन सा प्रदेश है? तो वहीं पे जहाँ ठंडा प्रदेश होगा वहीं पे सबसे ज़्यादा जो है आपको ज़रूरत पड़ेगी इन सब चीज़ों की, ऊनी वस्त्रों की। पश्मीना एक फारसी शब्द है कह सकते हैं आप, तो ठीक है, फारसी शब्द मोस्टली। पश्मीना का सामना पहली बार कश्मीर में यूरोपियों ने किया था, बाद में इसे कश्मीरी के रूप में भी जाना जाने लगा। लद्दाख मार्ग से कश्मीर आने वाले ईरानियों ने इस कपड़े को पश्मीना नाम दिया। जैसे मैंने कहा कि आपको कहीं ना कहीं आपको इस्लामिक जो लैंग्वेज है उस तरीके की फारसी लैंग्वेज है उस तरीके का इसमें, तो ईरानियों ने इसका नाम दिया है। ऊन एक चांगथंगी बकरी या पश्मीना बकरी से आता है जो नेपाल और भारत के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले बकरियों की एक विशेष नस्ल है। जो पश्मीना होती है वो चांगथंगी बकरी या इसको पश्मीना बकरी भी कहने लगे अब, वहाँ से इसका जो है ऊन मिलता है और इसलिए ये इसकी थोड़ी विशेष महत्वता रहती है। लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में चांगपा जनजाति पश्मीना ऊन की पारंपरिक उत्पादक है। चांगपा जनजाति, बहुत ध्यान दे, एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि पश्मीना ऊन जो है वो कौन? चांगपा जनजाति जो है इससे रिलेटेड है। पूछ सकते हैं, इससे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका सही जवाब क्या है? जम्मू और कश्मीर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से डैश भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? भारत की, यहाँ पर कुछ लोग क्वेश्चन देखते ही सीधा माउंट एवरेस्ट की तरफ दौड़ के भाग देंगे और सीधा एकदम लंबे पैर बढ़ा के एकदम सीधा धड़ाक से एवरेस्ट पे टिक कर देंगे और फिर उसके बाद सोचेंगे कि कौन सी चोटी है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से ऑप्शन दे देंगे तो निश्चित तौर पर एवरेस्ट जो है वो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत है। पर एवरेस्ट आपको पता होना चाहिए कि एवरेस्ट कहाँ नहीं है। एवरेस्ट आपके इंडिया में नहीं है। एवरेस्ट कहाँ है आपकी? एवरेस्ट है आपके नेपाल में। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन गलत होते हैं जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, सीधा उड़ के फट से लगाते हैं एवरेस्ट पे। इसका सही जवाब होगा आपका कंचनजंगा। कौन सा होगा आपका? कंचनजंगा। कंचनजंगा की जो लंबाई है या ऊंचाई है जो वो कितनी है? 85-86 मतलब इन द सेंस 8586 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा जो है, तीसरा सबसे ऊंचा जो है पर्वत है। ये नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है। नेपाल और सिक्किम
की सीमा पर स्थित है। यह ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज का हिस्सा है। यह भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या है, कौन सा है आपका, कंचनजंगा। कंचनजंगा कौन है, सबसे भारत की सबसे ऊंची और विश्व की तीसरे नंबर की ऊंची चोटी है। आप माउंट एवरेस्ट के बारे में बात कर लें। यह कहाँ है, तिब्बत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 8848, मतलब 8,848 मीटर। और कंचनजंगा कितनी थी, 8,586 मीटर। और माउंट एवरेस्ट ये दुनिया का सबसे ऊंचा, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज होता है, भारत का और दुनिया का। ठीक है, तो दोनों में हमें डिफरेंस बना के रखना है कि दुनिया का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है और भारत की सबसे ऊंची कौन सी है, कंचनजंगा। कभी कभी कंचनजंगा ऑप्शन, कंचनजंगा का देखे लिख देंगे क्वेश्चन में कि कंचनजंगा निम्न में से कौन से नंबर की विश्व में ऊंची चोटी है, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके। तो उसका सही आंसर क्या होगा कि तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। बाकी नंदा देवी के बारे में कहें, नंदा देवी जो है कंचनजंगा के बाद दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है भारत का। कौन सा, नंदा देवी। नंदा देवी को कितने नंबर का है, नंदा देवी दूसरे नंबर का है। किसके बाद, आपका क्या कहते हैं, कंचनजंगा के बाद नंदा देवी दूसरा सबसे ऊंची है। और नंदा देवी की जो है आपकी बात करें, ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये उत्तराखंड में स्थित। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध एकदम आपको ध्यान आ जाना चाहिए अगर आपने पढ़ा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध आपकी महानदी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है हीराकुंड बांध, महानदी पर स्थित है। बाकी ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इससे कोई रिलेटेड नहीं है, जैसे कि कावेरी नदी नहीं, सतलज ऊपर है बिल्कुल, ठीक है, भागीरथी नहीं। तो इन दोनों ऑप्शन में थोड़ा बहुत कंफ्यूज किसी को हो सकता है, पर इसका सही आंसर क्या है, महानदी है। और जो आपका हीराकुंड बांध है ये कहाँ स्थित है, कौन से, ये ओडिशा के संबलपुर में स्थित है। और ये जो बांध है, ये बांध और जलाशय, समग्र बांध और जलाशय जो है, इसके मतलब उस तरीके से हीराकुंड बांध की ऊंचाई कितनी है, 60.96 मीटर। और लंबाई है आपकी 25.8 किलोमीटर। इसकी वर्तमान क्षमता जो है वो कितनी है, 347.5 मेगावाट। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 12 अप्रैल 1948 को कंक्रीट का पहला बैच स्थापित किया था। ठीक है, तो आपको इसका आपने देख लिया कि इसका सही आंसर हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर स्थित है, महानदी पर स्थित है। फिर आ जाता है आपका बहिर्जात चट्टाने एक प्रकार की होती हैं। बहिर्जात चट्टाने एक प्रकार की होती हैं। ऑप्शन, अपसादी चट्टाने, जीवाश्म चट्टाने, कायांतरित चट्टाने या आग्नेय चट्टाने। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आग्नेय चट्टाने। क्या होगा, आग्नेय चट्टाने प्राथमिक चट्टाने हैं और पृथ्वी की सतह पर गर्म और पिघले हुए मैग्मा के शीतलन, जमने और क्रिस्टलीकरण के कारण बनती हैं। ये ऐसी चट्टाने हैं जो ज्वालामुखी और ओजिंग विदर को उन्मूलन करती हैं। आग्नेय चट्टाने दो प्रकार की होती हैं, बहिर्जात चट्टाने और अंतर्वेदी चट्टाने। ठीक है, आप देख लिया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा लगभग किलोमीटर लंबी है। लगभग की बात आ जाती है, कोई भी नदी की कोई फिक्स नहीं होती है, घटती बढ़ती रहती है, आगे पीछे होती रहती है, थोड़ा मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर का फर्क लंबाई में अंतर आता रहता है समय के हिसाब से। तो सही आंसर इसका क्या होगा, आप देखेंगे 5,000 किलोमीटर, ठीक है, 2,500 किलोमीटर, 1,000 किलोमीटर और 2,000 किलोमीटर। अगर आप इसका ध्यान से देखेंगे तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2500। वैसे इसका मोस्टली इसका लिखते हैं कि 25 से कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी है, 25, पर इसने लगभग की बात कर दी तो 2500 मीटर इसकी जो है लंबाई है। और गंगा के बारे में ही क्या बात करना कि गंगा तो इतनी पवित्र नदी है, भारत में हर कोई उसके बारे में बहुत सी तरीके से जानता है। कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से निकल के सीधा आपके बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है ये भी। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगा रेशम
रेशम कीट का उत्पाद है किस राज्य के लिए स्थानिक है? ऑप्शन है तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आसाम। सही आंसर है इसका आसाम। मुग्गा संस्कृति असम के लिए स्थानिक है और दुनिया में मुग्गा रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। मुग्गा सिल्क का जीआई टैग भी है। असम रेशम की सभी 4 किस्मों का उत्पादन करता है। ध्यान से रखिएगा कि कभी इसमें पूछ देता है, जैसे यहाँ पे तो हो रही है कि मुग्गा रेशम के बारे में बात हो रही है, कभी पूछता है कि कौन सा स्टेट है, इंडिया का कौन सा स्टेट है जो चारों प्रकार की जो है आपकी रेशम का उत्पादन करता है। तो कौन सा ऐसा स्टेट है? असम। असम ऐसा स्टेट है जो आपके चारों प्रकार के जो रेशम होते हैं उनका उत्पादन करता है, और खासकर मुग्गा सिल्क, क्योंकि इसको अभी जीआई टैग भी इसे प्राप्त है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? अभी इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन में इसी आपके उसमें क्वेश्चन में बताया था कि कौन सी नदी आपकी कहाँ गिरती है। किस नदी के बारे में भी हमने चर्चा की थी अच्छी तरीके से, अगर आप सही से देखेंगे तो। नर्मदा नदी, साबरमती नदी, तुंगभद्रा और मंडोवी। इसमें कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? क्वेश्चन देना नहीं, बंगाल की खाड़ी की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है अरब की खाड़ी में नहीं गिरती है। हमें पता है नर्मदा गिरती हैं, हमें पता है कि साबरमती गिरती हैं, तुंगभद्रा, मंडोवी। कौन सी? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि इसमें जैसे ही हम देखते हैं अरब सागर में नहीं पड़ा, कौन सी नदी सागर में नहीं गिरती है, हम सीधा नर्मदा उठ के लगा देते हैं। पर यहाँ पे बात बंगाल की खाड़ी की नहीं, अरब सागर की बात हो रही है। बाकी सारी नदियां इसमें अरब सागर में गिरती हैं सिवाय तुंगभद्रा की। तुंगभद्रा नदी जो है वो अरब सागर में नहीं गिरती है। तुंगभद्रा नदी भारत की एक नदी है जो अधिकांश पथ के दौरान कर्नाटक राज्य से शुरू होकर बहती है। यह नदी पूर्व की ओर बहती है, अंततः कृष्णा नदी में मिल जाती है। यानी कि ये क्या है, कृष्णा की सहायक नदी है, और बाद में कृष्णा सीधा कहाँ गिरती जाके? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये पूर्व की तरफ बहती है और बाकी ये सारी नदियां जो थी वो किधर? पश्चिम की तरफ बहती हैं। गर्म मौसम, अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। गर्म मौसम के दौरान किस प्रकार की मिट्टी में गहरी दरारें विकसित होती हैं? ऑप्शन है पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन समझने की जरूरत है बहुत अच्छे तरीके से, ध्यान से पढ़ेंगे। गर्म मौसम के दौरान किस प्रकार की मिट्टी में गहरी दरारें विकसित होती हैं? पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी? सही ऑप्शन है आपका इसका काली मिट्टी। काली मिट्टी में गर्म मौसम के दौरान गहरी दरारें विकसित करती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। काली मिट्टी को कभी कभी उपनाम भी पूछते हैं, तो काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ये मिट्टी ज्वालामुखी मूल की होती है। ये मिट्टी काले रंग की होती है और इन्हें काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि वे कपास उगाने के लिए एक आदर्श मिट्टी है, इसलिए उन्हें रेगुर मिट्टी भी जो है कहा जाता है। मोस्टली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है काली मिट्टी के लिए, एक तो इसको रेगुर मिट्टी कहा जाता है, दूसरा ये ज्वालामुखी मूल की मिट्टी है, तीसरा ये काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और कपास की सबसे अच्छी खेती इसी में होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है। अगर आपने नदी तंत्र को अच्छी तरीके से पढ़ा है तभी इसका जवाब दे पाएंगे। और जीएसई है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। बाकी तो सब कोई भी कर रहा है, मैथ, रीजनिंग सब कर रहा है, पर जीएस ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। और आपको ये सिंपल चीज़ है कि अगर आपने ये चीज़ पढ़ी है, इसमें कोई मेथड नहीं लगाना है, इसमें कुछ अपना ज़्यादा ज्ञान नहीं फैलना है। अगर आपने ये चीज़ पढ़ी है तो जाके सीधा आपको 1 सेकंड मिलेगा ऑप्शन को लेके आपको उसको जो है टिक करने में। अब जैसे क्या क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? वियना, बेतवा, भीमा, कोयना। सही तरीके से देखेंगे तो बेतवा नदी नहीं है। बेतवा नदी आपके कहाँ से बहती है? बेतवा नदी आपके एमपी से बहती है। और बेतवा नदी के एक बहुत इंपॉर्टेंट किला है जिसे क्या कहते हैं? ओरछा का किला। क्या कहते हैं? ओरछा का किला। और तो
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, कल फिर मिलते हैं।